इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सिर्फ जेल में ना सड़ाया जाए, उसे फांसी पर चढ़ाया जाए, सजाए मौत दी जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी का बयान एक ऐसे वक्त आया है जब इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच में शांति समझौता होने वाला है। इस्राइल के अंदर प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं और हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर किए गए हमले में 340 मिसाइलें दागी हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से एक बैठक में, एक संबोधन में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आते हैं और कहते हैं कि सिर्फ जेल में डालने से बात नहीं बनने वाली है। बकौल खामेनी, नेतन्याहू को सजाए मौत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेबेल मोर्चा मजबूत हो रहा है और हर गुजरते दिन के साथ वो इस्राइल को मुंह तोड़ जवाब देगा। और कहीं ना कहीं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने 200 नहीं, करीब 340 मिसाइलें दागी हैं तेल अवीव पर। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों, ईरान खुद हमले की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी संबोधन में क्या कह रहे हैं। सुनते हैं। در دل یک تهدید بزرگ، از دل تهدیدها ایجاد فرصت میکرد. کاری که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتشو صادر کردن، کافی نیست. حکم اعدام نتانیاهو. بمباران خانه های مردم پیروزی نیست. احمقه ها خیال نکنن چون خانه مردم رو بمباران میکنن، چون بیمارستان رو بمباران میکنن، چون اجتماعات مردم رو بمباران میکنن پس پیروز شدن. نه، هیچ کس در دنیا این رو پیروزی نمیدونه. این پیروزی نیست، اینها پیروزی نیست. दोस्तों, ईरानी सुप्रीम लीडर का यह बयान एक ऐसे वक्त पर आया है जब देश के अंदर जो कट्टर तबका है उनमें यह आवाज लगातार बुलंद हो रही है कि इस्राइल ने हाल ही में जो हमला किया था जिसमें 4 ईरानी सैनिक मारे गए थे, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और खामेनी बार बार सामने उभर कर आते हैं उसी कट्टर तबके को संबोधित करते हुए। आज ईरानी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो इस्राइल को कैसे जवाब दे, क्योंकि अगर वो इस्राइल को सैनिक मायनों में जवाब देता है, मिलिट्री मायनों में जवाब देता है, तो जाहिर सी बात है तनाव और बढ़ जाता है। और अब हम ये ना भूलें कि जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने नेतन्याहू को यह नसीहत दी थी कि ईरान पर हमला करना है तो उनके परमाणु ठिकानों पर हमला करो। और यहां पर एक और पेंच जुड़ा हुआ है, रूस। व्लादिमीर पुतिन स्पष्ट कर चुके हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर किसी भी कीमत पर हमले करने की हिमाकत न करे इस्राइल। पुतिन की इस चेतावनी के चलते और अमेरिका की सलाह के चलते इस्राइल जो है उसने ना तेल ठिकानों पर हमला किया और ना ही परमाणु ठिकानों पर। मगर अब अगर ईरान हमला करता है और खासतौर से जनवरी के आसपास जब ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो माहौल बहुत जोरों से बिगड़ने वाला है। इस बीच में आपको बतला दूं, तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने लेबनान से 340 मिसाइलें दागी हैं। इसमें इस्राइल को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं इस्राइल के पास मिसाइलों से रक्षा के लिए जो डोम है उसके चलते उसके ठिकानों को भेदना नामुमकिन हो जाता है। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं, जैसे ही मिसाइलों से हमला होता है वहां पर क्या माहौल होता है, देखते हैं। יש פה לכודים. היה פה נפילה. אני מזכיר לכל מי שיוצא לרחוב נחום לא לחזור. וואלה, נפל פה 2 מטרים מאיתנו.
दोस्तों, इस वक्त जो खबर आ रही है कि इस हमले में किसी की मौत नहीं हुई है और यही नहीं, कुछ बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है, मगर ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि कहीं ना कहीं इसराइल जो है वो हकीकत को छुपा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इसराइल के बाहर खबर आना नामुमकिन है। इस हमले के बारे में खुद हिजबुल्लाह ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने दक्षिणी इसराइल में अशदोद नौसैनिक अड्डे पर पहली बार हमला किया है। साथ ही उसने तेल अवीव में एक सैन्य लक्ष्य के खिलाफ मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग करके एक अभियान चलाया। इस्राएली सेना ने केंद्रीय और उत्तरी क्षेत्रों में वायु हमले के सायरन की सूचना दी, जिसमें तेल अवीव के उपनगर भी शामिल थे। सेना ने कहा कि उसने उत्तरी इसराइल पर दागे गए कई प्रक्षेपास्त्रों को रोका और कहा कि लेबनान से 250 मिसाइल दागे गए। हालांकि बाद में इसराइल इसमें संशोधन करता है और कहता है कि करीब 340 मिसाइल दागे गए हैं। उसका बयान आपकी स्क्रीन पर। इस्राएली सेना रेडियो ने बाद में बताया कि लेबनान से 340 मिसाइलें दागी गई। चिकित्सा एजेंसियों के अनुसार हमले में कम से कम 11 लोग घायल हुए, जिनमें एक व्यक्ति मध्यम से गंभीर स्थिति में था। यह हमला इसराइल द्वारा बेरूत के केंद्र में एक हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें कम से कम 29 लोग मारे गए थे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कम से कम 66 अन्य लोग घायल हुए थे। यानी ये जो 340 मिसाइलें दागी गई हैं, वो 29 लोगों की मौत के बदले में दागी गई थी। मगर आप एक चीज पर गौर कर रहे होंगे दोस्तों, चाहे लेबनान हो या गजा, उनके पास इसराइल द्वारा छोड़ी गई मिसाइलों से किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। यानी कि इसराइल की मिसाइल गजा और लेबनान में जहां गिरती है, वहां बेकसूर औरतें और बच्चे मारे जाते हैं। मगर इसराइल के पास अमेरिकी तकनीक से जो पूरा डोम मौजूद है, उसके चलते चाहे हमास हो चाहे हिजबुल्लाह, वो अपनी मिसाइलों से इसराइल का बाल तक बांका नहीं कर पा रहे हैं। मगर हां, कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह अपनी तरफ से एक सांकेतिक संदेश जरूर दे रहा है। इस बीच ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी का यह संदेश भी बतलाता है कि आने वाले दिनों में ईरान अपने तेवरों को उग्र करने वाला है और सख्त करने वाला है। मगर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनके अपने देश के अंदर से दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, हर गुजरते दिन के साथ लोग सड़क पर उतर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि बंधकों की रिहाई करवाओ। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमास अपने टनलों में लोगों को यातना दे रहा है। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। Thousands took to the streets of Tel Aviv demanding a ceasefire deal in Gaza to secure the release of the remaining Israeli captives. A demand the families of captives have maintained despite many setbacks since the only exchange deal was reached a year ago. The safety of our loved ones in Gaza, their health, their lives, and even the return of those who were murdered and abandoned is the government's responsibility. There is no atonement and no forgiveness for sacrificing them. The family's anguish made worse after an announcement by the military wing of Hamas that a female Israeli captive was killed and another gravely injured in an Israeli attack on northern Gaza. The Israeli army acknowledged the claim by Hamas and promised to investigate and follow up with the families of the captives. The families accuse Benjamin Netanyahu of lying and deliberately wasting chances to release the captives, leading to the deaths of many of them. The Israeli Prime Minister did not comment on the Hamas announcement. Embroiled in several new scandals related to leaks of confidential information, Netanyahu issued a recorded statement painting himself as the victim. Little comfort to those protesting and the more than 2 million Palestinians trying to survive the ongoing genocide in Gaza. The right-wing government in Israel seems almost immune to the pressure of the captives' families and international calls for a ceasefire in Gaza. This has pushed the captives' families to reach out to Donald Trump and ask him to personally intervene.
and the incoming White House spokesperson has promised that Trump would be America's negotiator-in-chief. Noor Audi, Al Jazeera, Amman. मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूं दोस्तों कि इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू की ये हालत है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर युद्ध रुक जाता है तो बेंजामिन नेतन्याहू सीधा जेल जाते हैं, मगर अगर युद्ध जारी रहता है तो हर गुजरते दिन के साथ इस्राइल आर्थिक तौर पर बर्बाद होता जा रहा है। मध्य पूर्व जो है वो बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया एक परमाणु संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है। वर्ल्ड इज लुकिंग एट वर्ल्ड वॉर 3, यानी कि दुनिया मुंह बाहे खड़ा है विश्व युद्ध तृतीय की तरफ, देख रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ, जो अपने आप में कितना चिंतित करने वाली बात है दोस्तों। हालांकि कुछ खबरें आ रही हैं, मगर इसमें भी इस्राइल की दोहरी नीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। खबर यह आ रही है कि जल्द इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच में शांति हो सकती है, मगर समानांतर तौर पर इस्राइल जो है वो हिजबुल्लाह पर अपने हमले तेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि शांति समझौते से पहले हिजबुल्लाह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। मगर अगर इतिहास मिसाल है तो आप जानते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को बर्बाद करना नामुमकिन है। आप उसके 10 नेताओं को मारते हैं तो 20 खड़े हो जाते हैं। बहरहाल हिजबुल्लाह और इस्राइल के बीच शांति समझौतों को लेकर क्या खबरें सामने उभर कर आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर। इस्राइल के अमरीकी राजदूत ने कहा कि इस्राइल और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई को समाप्त करने के लिए एक युद्ध विराम समझौता कुछ दिनों के भीतर पहुंचा जा सकता है। राजदूत माइक हर्जोग ने सोमवार को इस्राएली सेना रेडियो को बताया कि अभी भी बिंदुओं को अंतिम रूप देना बाकी है और किसी भी समझौते के लिए सरकार की सहमति आवश्यक है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक समझौते के करीब हैं। एक तरफ समझौता जो है वो कभी भी हो सकता है। खुद राजदूत बता रहे हैं कि हम एक समझौते के करीब हैं, मगर इस्राइल लेबनान में लगातार न सिर्फ बेकसूरों बल्कि हिजबुल्लाह पर भी अपने हमलों को बढ़ा रहा है। आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा इस बारे में क्या कह रहा है। अल जजीरा की ज़ैन बसरावी ने सोमवार को बेरूत से रिपोर्टिंग करते हुए कहा कि हाल के दिनों में लेबनान में इस्राएली हमले अधिक शक्तिशाली, अधिक विनाशकारी, अधिक बार-बार और बिना चेतावनी के हो रहे हैं। लोगों को इस्राएली हमलों और ड्रोन से बचने के लिए समय नहीं दिया जा रहा। इससे पहले क्या होता था दोस्तों? सायरन बजता था, चेतावनी दी जाती थी। जब भी किसी रिहायशी इलाके में इस्राएली मिसाइल गिरता था उससे पहले चेतावनी दी जाती थी, मगर वो भी नाकाफी साबित होती थी। अब इस्राएल ये चेतावनी भी नहीं दे रहा है। हाल ही के दिनों में मैंने आपको बताया किस तरह से एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, और बात यहां नहीं रुकती। अस्पताल के डॉक्टर्स को बंधक बनाया जा रहा है ताकि जो औरतें बच्चे घायल हो जाएं उनके उपचार के लिए कोई मौजूद ना हो। इसीलिए खुद संयुक्त राष्ट्र इसे एक नरसंहार बता रहा है। इसीलिए आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये मानचित्र मैं आपको बार बार दिखाता रहा हूं। जहां जहां आप ग्रीन देख रहे हैं, हरा देख रहे हैं, अगर इन देशों में नेतन्याहू कदम रखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कई देशों ने इस बाबत बयान भी जारी कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इटली की प्रधानमंत्री मेलेनी, इसके अलावा बेल्जियम, आयरलैंड, तमाम देश ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर नेतन्याहू हमारे देश में कदम रखेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी हर गुजरते दिन के साथ नेतन्याहू के लिए जमीन जो है वो छोटी होती जा रही है। और ये मत भूलिए, जमीन सिर्फ दुनिया में छोटी नहीं हो रही है, उनके अपने देश के अंदर लगातार उनके खिलाफ आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं और इस वजह से उनके लिए हर गुजरता लम्हा बहुत ही मुश्किल है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।